प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो भाषण दिया, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायालय ने न्याय की लाज रखी। सोचिए जरा, प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायालय ने न्याय की लाज रखी। यह शब्द का व्यवहार क्यों करना पड़ा? क्योंकि पूरे देश को शंका थी कि कहीं न्यायालय न्याय की लाज न रखे। तो यह वातावरण कौन बना रहा था कि न्यायालय न्याय की लाज नहीं रखेगी? यह वातावरण, इस वातावरण को बनाने का चेहरा किसके माथे पर है? यह बहुत बारीक बिंदु है जिसे कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के फूहड़, उद्दंड, उच्छृंखल व्यवहार भारतीय जनमानस का मानस अपने तरफ नहीं मोड़ पा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अब चिंतन करना पड़ेगा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज कांग्रेस के पास कोई गंभीर, धैर्य वाला व्यक्ति जो जनता की भाषा में जनता की नब्ज को पकड़ते हुए कम्युनिकेट कर सके। और यह स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए आज जब पूरा देश रामोत्सव में शामिल है, मैं आपके सामने एक विमर्श रख रहा हूं। और यह विमर्श है कि क्या विपक्ष विहीन हो जाना भारत के लिए अच्छे संकेत हैं? नहीं है। इस प्रकार के विपक्ष से देश का विकास नहीं हो सकता है। सत्ता के निरंकुश होने का भी डर रहता है। और आज प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि उनके सामने कोई नहीं है। मैदान साफ है। ब्लंडर क्या क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, सभी पार्टियों ने विद्रोह कर दिया, विरोध कर दिया। भाई, देश का संसद बन रहा था, एक चुनी हुई सरकार है। चुनी हुई सरकार के कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि हम पार्लियामेंट बनाएंगे। विरोध हो सकता है कि अभी क्या आवश्यकता है पार्लियामेंट की। उसके लिए तर्क दिए गए कि बहुत सारे जो बिल्डिंग्स हैं उसकी स्थिति ठीक नहीं है और राष्ट्रीय राजधानी में लगातार कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं। पुराने बिल्डिंग में भी को भी ठीक किया जा रहा है और लुटियंस जोन में तो खास तौर से 1928 में बनकर के तैयार हुआ था। उसके पहले ही बल्कि लगभग 100 वर्ष का वो बिल्डिंग हो चुका है। और 100 वर्ष के बाद अगर कोई नई बिल्डिंग बनती भी है तो चलिए इस पर मान लेते हैं कि आपका एक पक्ष था कि ये अपव्यय है, ये अनवांटेड खर्च है। तो उसी पार्लियामेंट में जाकर के डिस्कोर्स बना करके जनता के बीच इस डिस्कोर्स को ले जाया जा सकता था। लेकिन उसका यह मतलब तो नहीं हुआ कि आप संसद का ही विरोध कर दें। जो सत्ता में पार्टी है, उसके जो मुखिया हैं, वो एक प्रकार से घोषित है कि वो सब काम करेंगे ही करेंगे। आप जब सत्ता में थे, आपके मुखिया या आपके लोग जो सत्ता को नियंत्रित कर रहे थे, आपके ऊपर बहुत आरोप लग रहे हैं। तो आप भी करते थे वो काम। लेकिन यह सामूहिक निर्णय लेना कि हम उद्घाटन में नहीं जाएंगे, हम संसद में नहीं जाएंगे और पूरा विपक्ष नहीं गए। आज उसी संसद में सब लोग बैठ रहे हैं। अगर आप उस संसद में नहीं गए थे तो आप तब तक नहीं बैठते जब तक कि आम चुनाव हो नहीं जाता। आप बहिष्कार कर देते संसद का। आपने बहिष्कार नहीं किया। आप बाहर में बैठते, आप संसद भवन के बाहर संसद लगाते और आप कहते, इस बात पर अड़े रहते कि संसद भवन की आवश्यकता देश को नहीं है और जिस चीज की आप मांग कर रहे हैं उस चीज को सामने ले आते। आप कहते कि किसानों की आत्महत्या हो रही है, पहले वो रुक जाए तो हम संसद भवन बना लेंगे। आप कहते कि किसानों का एमएसपी मिल जाए तो हम संसद भवन बना लेंगे। आप कहते कि हम 5 करोड़ लोगों को रोजगार दे दें, फिर हम संसद भवन बना लेंगे। और तब तक आप उस संसद भवन में प्रवेश नहीं करते। फिर क्यों आपने प्रवेश किया?
अद्भुत स्थिति है। ना तो आप आदर्श स्थापित कर पा रहे हैं, ना ही डिस्कोर्स पब्लिक में ले जा पा रहे हैं, ना ही कोई नैरेटिव बनवा पा रहे हैं, और उसके बाद नरेंद्र मोदी की खिलाफत में लगे हुए हैं। जितनी आप खिलाफत कर रहे हैं, यह आपके लिए इसलिए जरूरी है कि एक समय में इंदिरा गांधी का खिलाफत हुआ, और जितनी खिलाफत हुई इंदिरा गांधी की, इंदिरा उसी मजबूती से आगे बढ़ती रही। ये सिंपल लॉजिक, जिसका फैक्ट्स आपके पास ऐतिहासिक साक्ष्य है, ये भी आप समझने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी इस देश की जनता के नब्ज को पकड़ के चल रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूं आपको। 2 दिन पहले से सोशल मीडिया पर यह खबरें चलनी शुरू हुई कि ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस में 22 जनवरी को सारी गतिविधि बंद रहेगी, ओपीडी भी बंद रहेगा। अब इसकी आलोचना शुरू हुई, लेकिन 21 जनवरी को सरकार का आदेश आ गया कि ऐसा नहीं होगा, ओपीडी चालू रहेगी, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की भी और जो दूसरे अन्य अस्पताल हैं उसकी भी, रोज की तरह जैसा वहां पर चलता है। इसको कहते हैं जनता की नब्ज को पकड़ना। उनको मालूम था कि ये जो मेडिकल सेवाएं हैं वो एसेंशियल सर्विस है, और अगर इसमें कोई रुकावट होगी तो ये हमारे खिलाफ मुद्दा बन सकता है। सरकार इमीडिएटली अपने आप को बैकफुट पर ले गई, वापस कर दिया। इसके पहले आपने एग्जाम्पल दिया था जनता की नब्ज पकड़ने का, जब आपने उस कानून को प्रेस क्लब में फाड़ा था, जिसकी वजह से लालू यादव जी जेल जा सके। ये कोई माने ना माने, देश के बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो जानते हैं कि राहुल गांधी के उस कानून फाड़ने से प्रधानमंत्री की जो आलोचना हुई सो हुई, लेकिन राहुल गांधी उस वक्त एक अच्छे कानून के समर्थन में खड़ा होना चाहते थे। ये उनका इंटेंशन ठीक था, इसलिए राहुल आज लालू यादव जी जेल जा सके। तो एक वर्ग भले ही राहुल गांधी की आलोचना करता हो, लेकिन एक वर्ग सराहना करता है कि नहीं, राहुल ने कहा था कि नहीं, इस तरह के क्रिमिनल को अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे कानून के माध्यम से तो ये अनुचित है, और उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़ा होना उचित समझा और कानून की प्रति को फाड़ दिया, जिसकी बड़ी आलोचना हुई। लेकिन हम लोगों ने समझा कि नहीं, इन्होंने उचित काम किया, वो नैरेटिव अच्छा गया, संकेत अच्छा गया। लेकिन वही आपके जो दलाल सलाहकार हैं वो बोलते रहे इससे प्रधानमंत्री की छवि खराब हो गई, ये इनका डिक्टेटोरियल एटीट्यूड हुआ। नहीं, आपने सत्य का अनुसरण किया, सत्य के साथ चलना उचित समझा, ये आचरण आपका सत्य के अनुरूप था, इसलिए देश ने स्वीकार किया और देश ने आपको इसके लिए बधाई भी दी। भले ही उसको आप आगे पॉलिटिकल नैरेटिव में नहीं ला सके। तो ये तो आपके जो सलाहकार हैं लुटियंस जोन के, जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, बड़े बड़े लॉयर हैं, लाखों की फीस लेते हैं, वो आपके सलाहकार हैं, जो कभी दिल्ली के बाहर, कभी एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलते हैं। खेत क्या होता है, खलिहान क्या होता है, उनको कुछ मालूम नहीं है, वो फोटो ऑप्स के लिए जाते हैं। ऐसे आपके सलाहकार हैं। पार्लियामेंट के उद्घाटन का आपने विरोध कर दिया, कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी आपने विरोध कर दिया। अब अभी खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि जब नेहरू जी थे तो वो बाबर की मजार पर गए थे 1959 में, 58 में। इंदिरा जी स्वयं गई थी, इसकी तो चर्चा नटवर सिंह ने की, और 2005 में राहुल गांधी का मनमोहन सिंह के साथ जाने की भी खबरें चल रही हैं मीडिया में। अब आप बताइए, अगर ये जो तुलना की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी बाबर के मजार पर तो जाती है, लेकिन कांग्रेस के नेता रामलला टेंट में हैं, ये देखने नहीं जाते हैं। अब ये तोहमत, ये जो सेहरा है, ये इन आरोपों का सेहरा जो कांग्रेस पार्टी अपने माथे पर बांध करके चलती है, इससे क्या संकेत देना चाहती है? मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता आज के दिन 22 जनवरी को निराश हैं, बहुत निराश हैं। अगर कांग्रेस पार्टी का मुखिया आज ये कहा होता कि नहीं अक्षत आप भी निमंत्रण दीजिए, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता निकल करके जाता, आज कांग्रेस के बड़े नेता आज वहां पहुंचते, मामला दूसरा होता। सारे कार्यकर्ता मूर्छित हैं, घर में निराश बैठे हुए हैं, और उनको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी भी थी कांग्रेस के लिए, वो भी कांग्रेस ने खो दिया।
अरे साहब, मैंने आपको कहा कि ना तो आप आदर्श पे चल पा रहे हैं, ना कोई अपॉर्चुनिटी ही तैयार कर पा रहे हैं, ना ही अवसर तैयार कर पा रहे हैं, ना ही नैरेटिव तैयार कर पा रहे हैं। जनमानस में क्या विमर्श ले जाएंगे आप? आदर्श की स्थिति, मैंने आपको कहा कि आप लोकसभा चुनाव तक कहते कि मैं इस चुनाव तक संसद में नहीं जाऊंगा, जब जीत के आऊंगा तभी इस संसद में बैठूंगा, मैं तब तक नहीं बैठूंगा। तब आप संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करते, उस वक्त भी आप सब ने विरोध कर दिया। क्या हुआ नतीजा? नतीजा क्या हुआ? उसके बाद विधानसभा के सारे चुनाव हो गए, कहीं नहीं रहे। संसद भवन के विरोध को ही अगर नैरेटिव में लाना था तो उसके लायक आचरण भी आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया। अब राम मंदिर का निमंत्रण आप सबको गया, क्या मुंह दिखाएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यक्रम समझ लीजिए, आरएसएस का ही कार्यक्रम समझ लीजिए, निमंत्रण तो गया। अरे भाई, निमंत्रण तो गया कि नहीं गया? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या कहता? मैं कहता कि यह बीजेपी का कार्यक्रम है, यह आरएसएस का कार्यक्रम है, लेकिन यह चूंकि राम का कार्यक्रम है इसलिए मैं आऊंगा। ये हमारे आराध्य का कार्यक्रम बीजेपी वाले कर रहे हैं, आरएसएस वाले बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे ये आराध्य का रामलला का मंदिर का निर्माण है, मैं आऊंगा। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।